हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का। तो बच्चों, जैसे मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि हम यूट्यूब के माध्यम से आपको पूरा फ्री ऑफ कॉस्ट सिलेबस पूरा का पूरा 2024 का कंप्लीट कराने वाले हैं। तो ये है उसका पहला पार्ट जो कि शुरुआत हो चुकी है आज से। तो बच्चों, आपको क्या करना है, अभी तक आप हमारे साथ नहीं जुड़े तो जुड़ जाइए। चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा, क्योंकि ये जो चीज़ें होगी अगर आप अभी से पढ़ना शुरू करोगे, ध्यानपूर्वक पढ़ोगे, नए सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ोगे, तो आपको कहीं ना कहीं अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। तो बच्चों, जो हमारा पहला चैप्टर है जो कि संख्या एवं संख्या पद्धति यानी नंबर एंड नंबर सिस्टम, इसको हम सोल्व करेंगे। इसको पहले समझेंगे कि इसके अंदर होती क्या क्या चीज़ें, परिचय जिसको हम बोल सकते हैं, हम जानकारी समझेंगे पाठ के माध्यम से, जो कि हम इसमें आपको समझाने वाले हैं। तो शुरुआत करते हैं। देखिए बच्चों, शुरुआत होती है हमारी भारतीय गणना प्रणाली से। भारतीय गणना प्रणाली होती क्या है? भारतीय गणना प्रणाली होती क्या है, जैसे कि हम अगर मान लो रुपए को गिनते हैं, जैसे 100 रुपये, 1,100 रुपये, 1,10,500 रुपये, इसी तरीके से हम काउंट करते हैं। काउंटिंग जो होती है भारत में जो होती है इस प्रकार से होती है, किसी भी चीज़ में हम करते हैं 1,102 रुपये, इस प्रकार से वो काउंटिंग होती है। तो इसको हम थोड़ा समझेंगे। मान लीजिए हमको अगर ऐसा सवाल आ जाता है कि भारतीय गणना प्रणाली में कुछ क्वेश्चंस पूछ ले, उसको सोल्व कैसे करेंगे, उसका तरीका क्या होता है करने का, वो देखिए। भारतीय गणना प्रणाली समझ में आई, जो कि एक काउंटिंग होती है जो कि हिंदी में करी जाती है, जैसे इकाई, दशक, सैकड़ा, हजार के रूप में हम काउंट करते हैं, उसको भारतीय गणना प्रणाली में लिया जाएगा। तो ऐसे सवाल को सोल्व कैसे करना है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे सवाल आ जाता है एक तरीके से कि मैंने यहाँ पे लिख दिया 40, 53, 52, 71, 2, ये मैंने लिख दिया, सवाल आया है। ठीक है, ये क्या है, सवाल आया है। अब इसको हमको भारतीय गणना प्रणाली यानी शब्दों में लिखना है। अब ये कितना, 40 करोड़ है या 4 करोड़ है या 53 लाख है या 40 लाख है, क्या है, तो वो कैसे करेंगे। देखिए किस प्रकार से लिखेंगे। पहले हम यहाँ पे लिखेंगे इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़ और 10 करोड़। ठीक है, यहाँ तक अधिकतर पूछा जाता है। इसमें अब लाइन खींच देनी है ऐसे। ठीक है, इनको लाइन ऐसे बना देनी है। अब आपको यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर आपको किस प्रकार से करना है, काउंटिंग के लिए इन दोनों को साथ में पढ़ना है, क्योंकि करोड़ वाले इन दोनों को, लाख वाले को एक साथ पढ़ना है, हजार वाले को एक साथ पढ़ना है, और इन तीनों को एक साथ पढ़ देना है। तो देखिए अब मेरे को क्या करना है, यहाँ पे जो अंक है इसके अंदर रखूँगा, पीछे से 2 पीछे से रखूँगा, एक को भी पीछे से रखते हुए आगे बढ़ना है। 7 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 5 लिख देंगे, 3 आ जाएगा, 5 आ जाएगा, 0 और 4 आ जाएगा। ठीक है, अब मेरे को गिनना तो आगे से ही पड़ेगा, तो किस प्रकार गिनेंगे। देखिए ये का मतलब होता है करोड़, तो इन दोनों को करोड़ में गिना है, तो इन दोनों क्या पढ़ेंगे, 40। क्या पढ़ेंगे, 40 करोड़। क्या पढ़ेंगे, 40 करोड़। ठीक है, अब ये दोनों साथ में लिखे तो ये क्या हो जाए, 53 लाख। 53 लाख। अब ये दोनों हजार वाले हैं तो 52,000 और 712। 712। ठीक है, अब इसको कैसे गिनेंगे, 40 करोड़ 53 लाख 52,000 712। इस प्रकार से रख के अपन इसको सोल्व कर लेंगे। ये हो जाएंगे हमारे भारतीय गणना प्रणाली से आने वाले सवाल को। इस प्रकार से हम सरल तरीके से आराम से सोल्व कर सकते हैं। ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, क्योंकि इसी पर बेस्ड सवाल होते हैं। इसके आगे जाओगे तो माथा बच्ची होगी आपको। तो जितना वहाँ पर पूछा जा रहा है उसके अकॉर्डिंग तो ये बहुत है, इसको आप इजीली कर पाओगे। ठीक है, चलो आगे हम बात करेंगे बच्चों। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं, अगली जो अपनी प्रणाली आएगी वो कौन सी आएगी, अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली आएगी। कौन सी आएगी, अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली। उसको समझेंगे ध्यान से, क्योंकि ज़्यादा आपको डिटेल में जाना है तो थोड़ा सा ध्यानपूर्वक देखोगे तो ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक है, अब देखिए अगली जो प्रणाली अपनी है अंतर्राष्ट्रीय गणना प्रणाली। इसको कैसे करते हैं, अंतर्राष्ट्रीय गणना प्रणाली होती क्या है, जैसे आपने बाहर देखा हो डॉलर जैसे मिलियन बिलियन में काउंट होता है, इसमें करोड़ और लाख वाली चीज़ें हट जाती है। करोड़ और लाख हट जाएगा, इसमें मिलियन और बिलियन शुरू हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल एक सवाल को समझेंगे आपको समझ में आ जाएगा। जैसे मैंने कुछ संख्या लिखी है, मेरे को नहीं पता, मैं मन से लिख रहा हूँ जो भी लिख रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, मैंने एक संख्या लिख दी है। अब इसको क्या करते हैं, इसमें 3-3 के कॉमे चलते हैं। क्या चलता है, 3-3 के कॉमे चलता है। उसमें क्या होता था, जो भारतीय गणना प्रणाली थी उसमें पीछे की 3 संख्या में कॉमा आता था, फिर 2-2 चलता था, है ना। इसमें पीछे 3 आता है, आगे भी 3 आता है, और आगे भी 3-3 ही चलता है इसके अंदर। ये इसका ध्यान रखने वाली चीज़ है। तो इसको हमको क्या करना है, इनको काउंट कैसे करना है। इनको तो नॉर्मली पढ़ना है, ये वाले क्या जाएगा, नॉर्मल। नॉर्मल तरीके से क्या पढ़ेंगे इनको, 423। क्या पढ़ेंगे, 400, क्या हो रहा है यार, 423।
423, ठीक है, 423 नॉर्मल तरीके से पढ़ेंगे। और बीच वाले को कैसे पढ़ेंगे, देखिए आपको पता होगा कि हर 1000 के पीछे 3 संख्या होती है, 1000 के पीछे 3 जीरो होते हैं कि नहीं होते हैं, बिल्कुल होते हैं। तो ये 3 जीरो किस प्रकार से लिख देंगे, देखिए इसके पीछे 3 संख्या नहीं, मतलब इसको 1000 में गिनना है, ये 203,000 करेंगे, इसको क्या पढ़ेंगे 203,000 में लिखेंगे, इसको किस में, 1000 में। और यहाँ पर इसको पढ़ेंगे मिलियन में, इसको किस में पढ़ेंगे, ये जो होगा, ये वाला जो बॉक्स होगा इसको हम पढ़ेंगे मिलियन में, ये वाला, इसको मिलियन में पढ़ते हैं, इसको 1000 में, और इसको नॉर्मल तरीके से पढ़ते हैं। तो ये अपना मिलियन वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो इसको हम पढ़ेंगे 31 मिलियन, 31 मिलियन, ठीक है, 31,203,423, ये हो गई अपनी अंतर्राष्ट्रीय भाषा में पढ़ने वाली संख्या। वहाँ पे करोड़ और लाख हट जाता है, वहाँ पर सीधे क्या होता है, अब मान लो भारत के हिसाब से गिनता में, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, तो ये 3 करोड़ 12 लाख इस लगभग कुछ होता है ना। लेकिन इसमें मिलियन में क्या हो गया, इसको 31,203,423, तो इसको 1000 पढ़ेंगे बीच के 3 संख्या को। अगर मान लो यहाँ पे 2 संख्या ही आती, मान लो ऐसे आता 12 आता, तो इसको 12,000 पढ़ देंगे। अगर 001 आया तो 1,423 पढ़ देंगे। तो पढ़ना तीनों को, अगर आगे 2 जीरो आया तो 100,000 पढ़ लेंगे। इस प्रकार से होगा। तो ये बीच वाला 1000 होगा, ये मिलियन होगा, और यहाँ तक भी मिलियन होता है, 3 अंक तक मिलियन हो सकता है। देखिए ये मन से लिख रहा हूँ मैं थोड़ा सा कुछ, ये नॉर्मल पढ़ना, ये 1000 में जाना है, ये मिलियन में जाना है। इसके बाद आगे कुछ भी आएगा उसको बिलियन में लेना है। किसमें लेना है, बिलियन में, मिलियन में, 1000 में, और नॉर्मल तरीके से लेना है, 1000 यानी 1000 में लेना है। ये था हमारा कौन सा हो जाएगा, अंतर्राष्ट्रीय गणना प्रणाली, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं बच्चों, यहाँ पे नेक्स्ट अपना आ जाएगा रोमन प्रणाली। रोमन प्रणाली क्या होती है बच्चों, सिंपल सी बात है, आपने कहीं ना कहीं कभी ना कभी पढ़ी होगी। तो मैं थोड़ी सी आपको जानकारी दे देता हूँ इसके बारे में भी प्रॉपर तरीके से कि रोमन प्रणाली असल में होती क्या है, ठीक है। देखिए रोमन प्रणाली के बारे में नॉर्मल सी बात है कि आपको जो 1 2 3 हम लिखते हैं, जैसे कहीं ना कहीं आपने लिखा होगा, जैसे हम 1 2 3 लिखते हैं, किसी रिक्त स्थान में आ जाता होगा, सवाल में आता होगा, जैसे 4 पॉइंट है, जैसे 1 है, इस प्रकार से 1 लिख दिया आप लोगों ने, 1 या 2, इस प्रकार से आपने लिखा होगा। ये कौन सी हो जाती है, ये रोमन लैंग्वेज होती है, रोमन प्रणाली इसी को बोलते हैं। तो इसमें होता क्या है, किस प्रकार से सवाल पूछे जाते हैं, वो थोड़ी सी जानकारी आपको मैं दे देता हूँ। देखिए किस प्रकार से सवाल पूछ जाएंगे, जैसे वहाँ पे अंक में अपने को अंक पूछ लेंगे, कुछ अंक डाल देंगे। जैसे मैं यहाँ पे लिख दूंगा 43, क्या लिख दिया ना 43, इसको मुझे रोमन में लिखना है। ये तो नॉर्मल अपनी हो गई, एक अंक को समझ सकते हैं, फिर 43 को हम हिंदी में बोलते हैं, ठीक है, भाषा में, लैंग्वेज में, जो अपनी भारतीय लैंग्वेज है। लेकिन इसको हमको रोमन में बदलना है। इसको रोमन में बदलने क्या करेंगे, आपको लैंग्वेज पता होनी चाहिए कि कोड होते हैं, इनके कुछ कोड्स होते हैं। जैसे मैं आपको बता दूँ कि एक्स को क्या पढ़ते हैं, एक्स को 10 पढ़ा जाता है, एल को पढ़ा जाता है अपना 50, सी को पढ़ा जाता है 100, डी को पढ़ा जाता है 500, और एम को पढ़ा जाता है 1000। ये अपने हो गए कोड्स। अब इसने यहाँ बोला है 43, अब 43 को कैसे लिखेंगे, अब कोड्स तो अपने को पता चल गए। अब देखिए 50 है, 50 के पास में आ रहा है 43, तो मैं यहाँ पे 50 के लिए एल लिख सकता हूँ, ठीक है, 50 के लिए मैं यहाँ पर एल लिख सकता हूँ। लेकिन मुझे 50 से कितने कम करने, 7 कम करने, कितने, 7 कम करने। तो बच्चों अगर हम एल के पीछे साइड लिखेंगे तो 50 में माइनस होगा, एल के अगर हम आगे साइड लिखें तो 50 में प्लस होगा, ये ध्यान रखिएगा। जैसे एल के साथ में अगर एक्स जोड़ दूँ तो एल और एक्स कितने हो जाएंगे, टोटल कितना हो जाएगा, एल और एक्स मिलकर कितना बना लेंगे, 60 बना लेंगे अगर मैं आगे लिख दूँ। और यही अगर मैं पीछे लिख दूँ, क्या लिख दूँ मैं, पीछे, तो इसमें क्या होगा, एल में से एक्स घट गया, मतलब कम माइनस हो गया, तो कितना हो जाएगा, 40 कहलाएगा। अब ये 40 बन चुका है। अब 40 में मुझे कितना जोड़ना है, 3 जोड़ना है। तो मैं यहाँ पर 3 डंडे वाला आई बना सकता हूँ, इसको 3 बोलते हैं अपन। तो ये हो गया 40 और 3 43, सिंपल से तरीका हो गया। यहाँ पे 43 अपना आंसर हो चुका है। जैसे मुझे अगर 52 लिखना है तो एल में मुझे कितना जोड़ना पड़ेगा, 2 जोड़ना पड़ेगा, 52 हो जाएगा। अगर मुझे 48 लिखना है, 48 लिखना है, तो एल में मुझे कितना माइनस करना पड़ेगा, 2 माइनस करना पड़ेगा। तो एल के पीछे साइड मुझे लिखना होगा। जैसे मुझे अगर 300 लिखना है तो मैं 3 बार सी लिख दूंगा, ये हो गया 300। और मुझे 320 लिखना है तो 320 के आगे मुझे 20 लिखना पड़ेगा। तो एक 10 मतलब हो गया 310, और एक और 10 मतलब हो गया 320। ये हो गया हमारी रोमन लैंग्वेज। तो बच्चों इसको हम आगे यूज़ करेंगे, समझाऊंगा मैं आगे जाके किस प्रकार इसका इस्तेमाल होता है। और हम 1000 के अंदर भी जाएंगे, डिटेल में पढ़ेंगे इसके बारे में, क्योंकि इसका आना इस बार तय है मुझे लग रहा है, क्योंकि काफ़ी समय से इसमें सवाल नहीं बन रहे हैं, तो इस बार पूछ सकते हैं। ठीक है बच्चों,
नेक्स्ट बात करते हैं अपन, नेक्स्ट है स्थानीय मान। ठीक है बच्चों, स्थानीय मान किसे कहते हैं, यानी जो स्थान है जिसकी मतलब जो क्वेश्चन हमको पूछा गया उसका स्थान होगा, उसका मान क्या होगा। फॉर एग्जाम्पल समझिए, ठीक है, अगर मैंने यहाँ पे लिखा 4, 3, 7 और 2, मैंने पूछा 3 का स्थानीय मान बताओ। क्या पूछा? 3 का स्थानीय मान बताओ। तो इसका आंसर क्या होगा? 3 किस जगह पे? 3 के पीछे 2 इकाई, इसको इकाई पढ़ते हैं, इकाई, इसको क्या पढ़ेंगे? ढाई, इसको क्या पढ़ेंगे? सैकड़ा। सैकड़ा का मतलब क्या होता है? 100। मतलब मुझे 100 का 3 में क्या कर देना है? गुणा कर देना है। सिंपल सी बात। तो कितना आंसर बन जाएगा? 300। तो 3 का स्थानीय मान क्या कहलाएगा? 300 कहलाएगा। अब ये भी समझ सकते हो कि 3 के पीछे 2 संख्या है, मतलब 2 जीरो लगेंगे 3 के पीछे, तो उसका स्थानीय मान निकल जाता है। ये होता है स्थानीय मान, चाहे किसी भी संख्या का हो। जैसे अगर 4 का पूछेंगे, 4 के पीछे कितनी संख्या है? 3 संख्या, 3, 7, 2, तो 4 के पीछे कितने जीरो लगा देंगे अपन? 3 जीरो लगा देंगे, तो इसका 4 का स्थानीय मान हो जाएगा। और अगर 2 का पूछते तो 2 का स्थानीय मान 2 ही होगा, क्योंकि पीछे कोई संख्या नहीं है। तो ये हो गया हमारा स्थानीय मान। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट बात करेंगे हम अगला। तो बच्चों हम जो इसके ऊपर जितना भी मैं समझा रहा हूँ इनके ऊपर क्वेश्चंस बनते हैं और हम आगे इनको और समझेंगे और क्वेश्चन भी सोल्व करेंगे। अब होता है जाति मान। जाति मान बहुत सिंपल है बच्चों, स्थानीय मान और जाति मान मिक्स करके सवाल पूछे जाते हैं। जैसे कि स्थानीय मान और जाति मान का अंतर पूछ लेगा किसी संख्या के ऊपर, वो हम आगे जाके सवाल करेंगे, जो कि मैं आपको इजीली समझा दूंगा। तो यहाँ पर पूछा गया जाति मान। अब जाति मान असल में होता क्या है, सिंपल तरीके से देखिए। अगर कोई सवाल अगर लिखा हुआ है, कोई सवाल अगर लिखा गया है, उसमें अगर उसने पूछा 7 का जातीय मान बताओ, क्या पूछा गया? 7 का जातीय मान। तो बच्चों 7 का जातीय मान 7 ही होता है। मतलब जो संख्या पूछी गई है वही उसका आंसर होता है। अगर वो पूछता 4 का जातीय मान बताओ, तो 4 का जातीय मान 4 ही होगा। 2 का जातीय मान 2 ही होगा। 3 का जातीय मान 3 ही होगा। ये था हमारा जातीय मान। बहुत ही सिंपल है, इजीली आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट बात करते हैं अपन पूर्ववर्ती मान। पूर्ववर्ती मान किसे कहते हैं? पूर्व यानी पहले। पूर्व पता होगा ना आपको। पूर्व में पूर्वज की बात करते हैं। पूर्वज क्यों होते हैं? मतलब पुराने लोगों की बात करते हैं, जो पहले के लोग थे उनको पूर्वज बोलते हैं। इस तरह से पूर्वी, पूर्व, ठीक है। पूर्ववर्ती, पूर्ववर्ती मतलब सिंपल तरीके से समझिएगा। अगर उसने पूछा मुझे कि मुझे 212 का पूर्ववर्ती मान बताइए, 212 का पूर्ववर्ती मान बताइए, तो 212 का पूर्ववर्ती मान क्या होगा? 211। मतलब मुझे क्या करना है? -1 करना है। पूर्ववर्ती मतलब क्या होगा? जो संख्या पूछी गई उसमें से एक को माइनस कर देना है, तो हमारा क्या निकल जाएगा? पूर्ववर्ती। लेकिन सवाल इस तरीके से नॉर्मल नहीं पूछेंगे, पूछ लेंगे तो आप सिंपल सी बात है कि 212 का पूर्ववर्ती 211 होता है, हमको पता है। लेकिन थोड़ा मिक्स करके पूछ ले तो भी हमको आना चाहिए, इसलिए थोड़ा सा ज्ञान होना चाहिए। तो ये था हमारा पूर्ववर्ती। अब हम बात करेंगे उत्तरवर्ती। उत्तरवर्ती क्या होगा बच्चों? उत्तरवर्ती क्या होगा? इसका अपोजिट, पूर्ववर्ती का अपोजिट। यानी अगर वो पूछे 212 का उत्तरवर्ती बताइए, तो 212 में +1 कर दें, क्या हो जाएगा? 213। सिंपल, क्योंकि 213 अपना क्या हो गया? +1 करने पर क्या हो गया? यहाँ पे उत्तरवर्ती अपना आंसर हो जाएगा। पूर्ववर्ती में -1 करना होता है, उत्तरवर्ती में +1 करना होता है। उत्तरवर्ती का एक और नाम होता है परवर्ती, और एक और भी नाम होता है, इसको बोलते हैं अनुवर्ती। ये इनके नाम होते हैं, ठीक है। इन दोनों के ही नाम है ये, ठीक है। तो ये था हमारा ये वाला पॉइंट उत्तरवर्ती और पूर्ववर्ती के ऊपर। नेक्स्ट बात करते हैं प्राकृतिक संख्याएं। प्राकृतिक संख्याएं क्या होती है समझते हैं। हर संख्या का कोई महत्व होता है, सवाल पूछे जाते हैं। मैं डिटेल में आपको पढ़ाऊंगा आगे जाके भी, जो कि हम क्वेश्चन आंसर्स करेंगे उसके बारे में हम डिटेल में भी बात करेंगे, चर्चा करेंगे, अच्छे से इजी तरीके से हम समझने की पूरी कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे प्राकृतिक संख्या यहाँ पे बोली गई है। तो प्राकृतिक संख्या होती क्या है? प्राकृतिक संख्या को प्राकृत संख्या भी बोला जाता है। इसका एक और नाम होता है प्राकृत, प्राकृत संख्या, ठीक है। प्राकृत भी बोल सकते हो, प्राकृतिक को प्राकृत संख्या भी बोला जाता है। लेकिन इसकी शुरुआत क्या होती है? ये शुरू होती है 1 से। कहाँ से शुरू होती है? 1 से। लेकिन ये कभी खत्म नहीं होती, यानी कहाँ तक जाती है? अनंत तक जाती है। अब मान लो इसमें सवाल कैसे पूछ लिया कि प्राकृतिक संख्या की सबसे छोटी संख्या कौन सी है? इसका आंसर आ जाएगा 1। क्या 0 प्राकृतिक संख्या है? नहीं है। इस प्रकार से पूछे जाते हैं, ठीक है। इसमें केवल 0 नहीं आएगा, इसमें केवल 0 नहीं है। 0 को छोड़कर 1 से लगाकर अनंत तक सारी की सारी संख्याएं प्राकृतिक संख्या होती है। अब सवाल कुछ भी बनेगा, हम आगे बात करेंगे उसके ऊपर। अब हम बात करेंगे अगला पॉइंट। अगला पॉइंट क्या रहेगा? पूर्ण संख्याएं, ठीक है बच्चों। अब हमने प्राकृतिक संख्या पढ़ी, उसमें 1 से शुरू हो रहा था, ये 0 से शुरू होगा, ये जाएगा कहाँ तक? ये भी जाएगा अनंत तक, खत्म ही नहीं होगा ये भी।
तो इसमें अलग क्या हुआ, प्राकृतिक संख्या और इसमें, इनमें बस जीरो का फर्क आता है। प्राकृतिक संख्या 1 से शुरू होती है, लेकिन जो पूर्ण संख्या होती है वो होती है 0 से शुरू, यानी सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0 होती है। इसका मतलब होता ये। अब आपको आगे बढ़ते हैं, आगे होगा अपना नेक्स्ट अपना पॉइंट है भाज्य संख्या है। भाज्य संख्या किसे कहते हैं? भाज्य संख्या वह संख्या होती है जो कम से कम 3 संख्या से कट जाए। फॉर एग्जाम्पल समझिए, जैसे अगर मैं बोलूँ 4, 4 क्या है? भाज्य संख्या। क्यों? क्योंकि 1 से कट जाएगी, 1 से सभी संख्या कटती है, 2 से कट जाएगी, बिल्कुल कटेगी, और ये 4 से तो कटेगी कटेगी। तो कम से कम कोई संख्या 3 संख्या से कट जाए, वो संख्या भाज्य संख्या होती है। सिंपल इज दैट। सिंपल सी बात समझ में आ गई। अगर मैं यहाँ पर आपको लिखूँ 9, 9 3 से कटेगा, 9 9 से कटेगा, 9 1 से कटेगा। कम से कम 3 से कटनी चाहिए, ज़्यादा ज़्यादा कितनी भी कट जाए तो ये हो जाएगी हमारी भाज्य संख्याएं को कटनी चाहिए। अब एक और चीज़ ध्यान रखिएगा, एक ना तो भाज्य है ना ही अभाज्य है। एक ना तो भाज्य में काउंट होगा ना ही अभाज्य में काउंट होगा, इसका आपको ध्यान रखना है। अब वो बात करते हैं अभाज्य संख्या के बारे में। अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? जो कम से कम या ज़्यादा से ज़्यादा फिक्स 2 संख्या से कटनी चाहिए, 2 संख्या से। जैसे अगर मैं 2 अभाज्य, सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है? सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है। और सबसे, जो हमने ऊपर पढ़ा, सबसे जो छोटी होगी अपनी भाज्य संख्या वो कौन सी होती है? 4 होती है। ठीक है, सबसे जो छोटी भाज्य संख्या कौन सी होती है? 4 होती है। और वो सबसे बड़ी जो होती है अभाज्य संख्या में, अभाज्य संख्या की सबसे छोटी संख्या 2 होती है। क्या होती है? 2। भाज्य में 4 आएगा और अभाज्य में 2 सबसे छोटा होता है। बड़ा तो होता ही नहीं, वो अनंत में चला जाता है। तो सबसे छोटा क्या होगा? 2 होगा अभाज्य संख्या में, क्योंकि ये जो होगा 1 से कटेगा या फिर 2 से कटेगा, इसके अलावा किसी और से नहीं कटेगा ये। सिंपल। जैसे मान लो 3 ले लेते हैं, 3 भी 1 से कटेगा या फिर 3 से कटेगा। अब एक बात ध्यान में रख लो, एक तो 1 से कटेगा या फिर खुद से, मतलब 1 से तो सभी संख्या कटती है, और जो अभाज्य संख्या में होगा वो खुद से ही कटेगा। जैसे 7 को ले लेते हैं, 7 केवल 7 से ही कटता है। एक तो कटेगा, लेकिन 7 केवल 7 से ही कटेगा, तो ये अभाज्य संख्या हो गई। आपको कम से कम 100 तक की अभाज्य संख्या आपको पता होनी चाहिए, आपको याद रख लेना है। 1 से 100 तक की अभाज्य संख्या आपको टोटल पता होना चाहिए, उसको आप याद रख लीजिएगा। नेट से निकाल लीजिए, गूगल पे सर्च करके अभाज्य संख्या चाहिए 1 to 100 तक की आपको मिल जाएगी। इजीली आप उनको याद करके नोट डाउन कर लीजिएगा। नेक्स्ट आएगा अपना सम संख्या है। सम संख्या क्या होती है? जो 2 से कट जाती है वो सम संख्या होती है, जो 2 से कटती है। शुरुआत कहाँ से होगी? 2 से ही होगी। 2 4 6 8 है ना, ये 2 का पहाड़ा चलता जाएगा, अनंत तक जाएगा। तो सबसे छोटी जो सम संख्या होती है वो 2 होती है, और जो 2 से कटने वाली सभी संख्याएं सम संख्या कहलाती है। ठीक है, और सबसे छोटी 2 होती है। तो इन जो जितने भी हमने सम संख्या, विषम संख्या, भाज्य, भाज्य जितना भी बड़ा, उसमें सबसे छोटी संख्या के बारे में आपको पता होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं विषम संख्याएं। विषम संख्या किसे कहते हैं? जो 2 से ना कटे, जिसमें 2 का भाग नहीं जाता हो, जिसमें 2 का भाग नहीं जाना चाहिए। जैसे क्या हो गया? 1 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 9 हो गया, इस तरीके से कहाँ तक? अनंत तक। जिसमें 2 से ना कटती हो वो विषम संख्या होती है। सबसे छोटी विषम संख्या 1 होती है। ये सिंपल सी बात है। ठीक है, चलिए भाई नेक्स्ट बात करते हैं बच्चों। ये है हमारा लास्ट टॉपिक रहेगा इसके ऊपर। यहाँ पर हमको थोड़े से फॉर्मूले मैंने यहाँ पर डाले हैं जो कि आपको भविष्य में काम आएंगे सवाल सोल्व करते टाइम। तो यहाँ पर सवाल को संबंधित देखिए, संख्याओं के योगफल से संबंधित प्रमुख सूत्र दिए गए हैं। सवाल क्या दिया, किस प्रकार से आ सकता है वो समझिएगा। जैसे यहाँ पे सूत्र नंबर 1 दिया है, प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योगफल। मतलब अगर वो बोले कि प्रथम 20 प्राकृत संख्याओं का योग बताइए, n का मतलब होगा जो भी क्वेश्चन में सवाल पूछा गया है वो होगा। ध्यान से समझिएगा, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, ये चीज़ें हर कोई नहीं बताता, इसलिए ध्यान से देखिएगा। प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योगफल, n का मतलब होगा यहाँ पर जो भी सवाल में पूछा गया नंबर। अगर मैं बोलूँ कि प्रथम 5 प्राकृत संख्याओं का योग बताइए, जब मैंने पूछो प्रथम 12 प्राकृत संख्याओं का योग बताइए, तो उसके लिए ये वाला फॉर्मूला लगेगा। क्या फॉर्मूला रहेगा? जैसे फॉर एग्जांपल मैं अगर यहाँ पे एक सवाल लिख लूँ इसके बारे में एक सवाल यहाँ पे मैं करूँ, ठीक है, आप उसको बोले, आप नॉर्मल तरीके से आपको जैसे भी आता है सब उसको ट्राई कर सकते हो। मैंने अगर मुझे लेना 10, प्रथम 10 प्राकृत संख्याओं का मुझे क्या निकालना है? योग निकालना है। तो उसने बोला अंतिम संख्या, तो अंतिम संख्या 10 ही होगी, क्योंकि आखिरी संख्या के बारे में बोला गया है, तो आखिरी संख्या 10 ही है। तो मैंने अंतिम संख्या 10 ले ली। ठीक है, प्लस अंतिम संख्या प्लस 1, अंतिम संख्या प्लस 1 मतलब क्या हो जाएगा? गुणा लगा के। अंतिम संख्या 10 है, 10 और 1 कितना हो जाएगा? 11 बटे में क्या आ जाएगा? 2। क्या आ जाएगा? 2।
बस इसको सोल्व करना है। 2 से काटेंगे इसको कितना हो जाएगा 5, और 11 5 का गुणा करें 11 5 55, यानी 1 से 10 तक की संख्या को जोड़ोगे आपको तो 55 आंसर मिलेगा। आप इसको ट्राई कर सकते हो। तो इस फॉर्मूले से आपको इस तरह प्रकार के करने होते हैं, ठीक है। इस प्रकार से हमको सोल्व करना होता है इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। इस प्रकार से हमको सारे सवाल कर लें। जैसे समझा भी हुआ नीचे कि 1 से 20 तक की प्राकृत संख्याओं में एन नंबर क्या है 20 आया, क्योंकि उसने 1 से 20 तक का पूछा तो आखिरी नंबर 20 है ना। तो यहाँ पे क्या गया तब इन सभी संख्याओं का योगफल क्या होगा 20। आखिरी उसने क्या बोला अंतिम संख्या 20 ले ली, गुणा है तो गुणा लगा दिया। इसने बोला अंतिम संख्या प्लस 1, तो अंतिम संख्या 20 थी, 20 में 1 जोड़ दिया। फिर बटे में उसने क्या बोला 2 लगाना, तो इसने बटे में करके 2 लगा दिया। तो इसने सोल्व किया, 2 से काटा इसको, 20 को 10 आया तो 21 का गुणा कर दिया 10 में, 21 में 10 का गुणा करेंगे तो 210, अपना आंसर बन गया। इस प्रकार से हमको सोल्व करना है, ठीक है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, अपना आएगा सेकेंड वाला। सेकेंड वाला क्या बोल रहा है, सेकेंड वाला सूत्र क्या बोल रहा है, प्रथम n सम संख्याओं का योगफल। मतलब अब सम संख्या की बात हो रही, जो कि 2 से शुरू होती, 2 4 6 8, उनकी बात हो रही है ना। उसके लिए फॉर्मूला कौन सा बनेगा, ये वाला फॉर्मूला होगा, अंतिम संख्या गुणित अंतिम संख्या प्लस 1। एग्जाम्पल यहाँ पे दिया है, जैसे कि उसने पूछा गया है 1 से 50 तक की सम संख्या को योगफल ज्ञात करना है अपने को। 1 से 50 तक की सम संख्या का योगफल ज्ञात करने के लिए n का मान 25 होगा, क्योंकि पहली सम संख्या 2 और दूसरी 4, तीसरी 6। मतलब क्या बोल रहा है वो, अगर मुझे प्रथम 50 संख्या लेनी है, कितनी 50, तो मुझे पता है कि मैं अगर 50 तक लूँगा तो 2 4 6 8 यही होगी सम संख्या, बीच में एक छूट रही है, 50 की आधी हो जाएगी, कितनी हो जाएगी 25 हो जाएगी, क्योंकि आधी एक छूट है ना, विषम संख्या सारी छूट गई। तो सम संख्या तो 50 की, अगर 1 से 50 तक मैं सम संख्या लूँगा तो उसमें विषम संख्या सारी हट जाएगी। विषम संख्या सारी हटाएंगे तो आधी बच जाएगी, क्योंकि आधी विषम है आधी सम है, तो 50 का कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। अब 25 का फॉर्मूला आगे क्या बोला गया, 25 अंतिम संख्या क्या होगी 25 होगी अपनी। 25 में 1 जोड़ना है 26, 25 में 1 जोड़ना है 26, और बटे में क्या लिखना है 2 लिखना है, और सॉल्यूशन करना, अपना आंसर आ जाएगा। इस प्रकार से करना है, ठीक है। और फॉर्मूला और आगे चलते हैं। यहाँ पे 2 रखना है आपको, इसका ध्यान रखिएगा। यहाँ पे आपको 2 रखना है, नीचे बटे में क्या रखना है 2 रखना है, इसका ध्यान रखिएगा, ठीक है। यहाँ पर दिया हुआ नहीं है, याद रखिएगा उसको। नेक्स्ट लास्ट बात करते हैं इसके बारे में, जो कि फॉर्मूला अपना थर्ड वाला है, n विषम संख्याओं का योगफल ज्ञात करना। तो n विषम संख्या का मतलब होगा n की घात 2। अपने को बस ये पता होना चाहिए विषम संख्या कितनी, उसने पूछा प्रथम 20 विषम संख्याओं का योगफल बताइए, प्रथम 20। तो प्रथम 20 विषम संख्या कौन सी होगी, 1 होगी, 3 होगी, 5 होगी, 7 होगी। अगर वो टोटल 20 बोली तो कितनी निकलेगी 10 ही निकलेगी, क्योंकि बीच की जो संख्या है वो हट चुकी है, तो आधी आधी हो जाती, आधी सम है आधी विषम है। तो अगर उसने 20 पूछा तो 10 ही मानेंगे, आधा ही मानेंगे, चाहे सम हो या विषम हो, आधी संख्या करनी है अपने को। और 10 का स्क्वायर क्या होता है, 10 का स्क्वायर होता है 100, तो अपना आंसर क्या आ जाएगा 100। ये विषम संख्या के लिए होगा। सम संख्या के लिए भी सेम प्रोसेस है, ठीक है, थोड़ा सा अलग है, फॉर्मूला मैंने बता दिया, लेकिन ये प्रोसेस सेम है। आधी संख्या करनी होती है, 10 की इसने 20 की 10 कर दी है, उसमें 50 की 25 कर दी थी, आधी करनी, क्योंकि सम अगर पूछेगा तो विषम संख्या हटाएंगे, और विषम पूछेगा तो सम संख्या हटाएंगे। इजीली सबको पता होगा कि आधी संख्या हटेगी, क्योंकि अपने को सम पूछा गया है। कुछ बातें याद रखने वाली यहाँ पे दे रखी है, क्या है बातें, स्मरण रखें इनको। जितने अंकों की बड़ी संख्या लिखनी होती है उतनी ही बार संख्या में 9 लिखते हैं। अगर वो पूछे जैसे कि 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या पूछी है तो 9 लिखेंगे, 5 अंकों की पूछी होगी तो 5 बार क्या लिखेंगे 9 लिखेंगे 5 बार। 10 बार पूछे 10 अंकों की सबसे बड़ी तो 10 बार 9 लिख देंगे। और जितने अंकों की छोटी संख्या लिखनी होती है उसमें 1 के दाईं ओर उतने ही 1 अंक कम 0 लिखते हैं। यानी उसने पूछा 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या, तो 1 तो ये 1 हो गया, बाकी 4 0 लगा देंगे। अगर वो पूछेगा 6 अंकों की तो 1 लग जाएगा 1, बाकी 5 0 लगा देंगे, टोटल संख्या कितनी हो जाएगी 6 हो जाएगी। तो ये थी छोटी बड़ी संख्या, आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। ये था हमारा चैप्टर के बारे में थोड़ी डिटेल। आगे हम क्वेश्चन आंसर लेके आएंगे जो कि आपको इजीली समझाएंगे। वीडियो बच्चों लाइक जरूर कीजिएगा, पसंद आए तो शेयर जरूर कीजिएगा। डिटेल में पढ़ना चाहते हो तो प्लीज़ जुड़ जाइए, हो सकता है हम धीरे धीरे और इंप्रूवमेंट करेंगे और डिटेल में और ज़्यादा जाएंगे, क्योंकि अभी शुरुआत है। चैप्टर को समझाए, सवाल को करेंगे, टोटल 50-60 क्वेश्चन हम इस एक चैप्टर के अंदर बिल्कुल करेंगे और आसानी से आपको समझा देंगे। तो बच्चों जुड़ जाइए, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, इसका ध्यान रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।